हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के प्रायद्वीपीय भाग 2 की। इससे पहले हमने भाग 1 में चर्चा की थी। जैसे भारत के प्रायद्वीपीय भाग को हमने 2 भागों में डिवाइड करके देखने का प्रयास किया है, जिसमें हमने पर्वत जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग हैं उसमें पर्वतों की चर्चा की थी। कल ये जो हमारी इससे पहले की वीडियो थी, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। इसके बाद आज हम बात करेंगे जितने पठारी क्षेत्र हैं उन पठारी क्षेत्रों के विषय में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशंस का और देखते हैं क्या कौन कौन से पठार कहाँ स्थित हैं। हमने बताया था पठार क्या होते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। पठार क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसका ऊपर भाग क्या हो, मेज की तरह समतल हो और दोनों किनारे पर क्या हो, पहाड़ी की अपेक्षा तीव्र ढाल हो। याद रखें, पहाड़ी की अपेक्षा तीव्र ढाल होता है और इसके ऊपर के भाग क्या होते हैं, सपाट होते हैं। बेसिकली ये पूर्व में यानी जब इसकी उत्पत्ति होती है तो ऐसा माना जाता है कि ये जो भाग होते हैं कहीं ना कहीं पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। चूंकि नदियों द्वारा इस पर अपरदन प्रक्रियाएं होती रहती हैं, अपक्षय अपक्षादन की क्रियाएं यानी अपक्षय अपरदन दोनों क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे ऊपर का भाग धीरे धीरे क्या हो जाता है, इरोजन फैक्टर्स के द्वारा यानी अपरदन प्रक्रिया और अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा टूट कर आसपास के एरियाज में बिखरता है और ऊपर का क्षेत्र सपाट हो जाता है। और इसे फिर हम क्या कहते हैं, इसे हम पठार कहते हैं। और यह समतल होता है, ऊपर का जो क्षेत्र होता है समतल होता है, किनारे इसके क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से जब ऐसी आकृति हमें देखने को मिलेगी तो हम कहेंगे ऐसा क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र है। मैदान, ये समतल मैदान आपको और भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र की डिफिनेशन अलग होती है, उसमें तीव्र ढालता नहीं होती क्योंकि उसकी जो ढाल होती है बहुत कम होती है। किनारों का जो ढाल होता है नाम मात्र का होता है, यहाँ पर ढाल तीव्र होता है। ये बात याद रखने की है। तो आज इन्हीं पठारों पर बात कर रहे हैं हम। और कौन कौन से पठार भारत में जो हैं, भारत के पठार की बात कर रहे हैं। भारत में कौन कौन से पठार हैं तो देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग अत्यंत पुराना है क्योंकि ये भाग जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब पेंजिया और पेंथालासा थे तो पेंजिया का विखंडन 2 भागों में हो गया था और विखंडन के बाद क्या हुआ था, उन्हीं विखंडन के बाद फिर 2 भाग टूटे। एक उत्तर तरफ विस्थापन हुआ और एक भाग का दक्षिणी तरफ विस्थापन हुआ। उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड या लारेशिया कहने लगे। उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड को भी ले लें साथ में, और यूरेशिया का जो पार्ट है वो था। बात करें दक्षिण में जो भाग आए उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल्स और ऑस्ट्रेलिया और भारत का दक्षिण भाग हमें दिखाई दिया। बीच में जो सागर था उसे हमने कहा था टेथिस सागर। बाद में जो ये पहाड़ी भाग थी, चूंकि इस पर बहुत सारी भूगर्भिक हलचलें हो ही रही थी और इन्हीं भूगर्भिक हलचलों के कारण बैसाल्ट जो लावा मैग्मा निकल कर बैसाल्ट के रूप में जमा हुआ, उन्हीं बैसाल्टों से, उन्हीं पुरानी चट्टानों से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कठोर चट्टानों के रूप में निर्मित हो गई। पुनः इस पे भूगर्भिक हलचलें यानी ज्वालामुखी विस्फोट देखने की प्रक्रिया नहीं मिली। बाद में एक दक्कन ट्रैपक जब का निर्माण हुआ था तो उसमें एक दरारी उद्भेदन हुआ था, यानी दरार ज्वालामुखी विस्फोट दरार हुआ था। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रसिद्ध नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, उसमें नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नर्मदा जो है और ताप्ती नदियां हैं। ताप्ती नदी क्या है कि सतपुड़ा पर्वत है, आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में, और इसके उत्तर में हम जानते हैं नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला ही क्या है, डिविजन का काम करती है, डिवाइड करती है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखला के बाद जितनी नदियां दक्षिण में निकलती हैं वो सभी दक्षिण भाग में बहकर या तो अरब सागर में गिरती हैं या फिर वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
लेकिन वही बात करें तो ये क्या जल विभाजक का काम करता है। अगर कुछ नदियां जो विंध्याचल पर्वत से उत्तर की तरफ निकलती हैं, जैसे हम चंबल, बेतवा, केन को ले लें, सोन को ले लें, तो ये नदियां क्या आगे जाकर हिमालय से निकलने वाली नदियों में उसकी सहायक बन जाती हैं, वहां मर्ज हो जाती हैं, मिलती हैं। जैसे यमुना, गंगा में मिलने वाली नदियां ये इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। और तो एक बीच में विंध्यन पर्वत श्रृंखला एक जल विभाजक का काम करती है। इसी तरह से जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट भी जल विभाजक का काम करता है। लेकिन पश्चिमी घाट में दरार उद्भेदन, जो हमने बताया कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पास में एक दरारी उद्भेदन हुआ, जिसका अनुसरण करके नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलकर कहां अरब सागर में जाकर गिरती है। उसी तरह से ताप्ती नदी भी जो है जाकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी एक्सरी का निर्माण करती है, चूंकि यह पठारी क्षेत्रों से बहती है, बहुत कठोर चट्टानों से होकर बहती है। और ये बहुत कठोर चट्टानों से बहने के कारण इसका क्या है कि इसमें अपर्दन प्रक्रियाएं बहुत स्लो होती हैं, जिससे अवसाद बहुत कम होते हैं। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि जल चला जाता है। तीन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से पठार कहाँ हैं। अब आप पेन और पेपर्स के साथ एक एक पठार को लोकेशंस के पर दर्शाएंगे, उसके नाम भी लिखते चलेंगे, क्योंकि कई बार इसके लोकेशंस पूछे जाते हैं, कौन सा पठार कहाँ किस प्रदेश में स्थित है, उसकी भूमिका क्या है। तो इन सब बातों को हम देखेंगे यहाँ। चलिए, हमने बताया कि जो पठार हैं ये बहुत पुराने हैं और ये क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित हैं। पहला पॉइंट जो होता है, ये पठार ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने बताया कि जो पठार है, क्या पठार है, ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह कभी न कभी ऐसा माना जाता है, जब पेंजिया था, पेंजिया जब टूटा, तो जब गोंडवाना लैंड में ये भाग दोनों सटे हुए थे, अफ्रीका और इंडिया, तो इंडिया और अफ्रीका से कहीं ना कहीं ये जुड़ते थे। तो ये माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अफ्रीका से ही अलग हुआ एक भाग है। चूंकि ऐसा क्यों माना जाता है, जो अफ्रीका में जिस समय की चट्टानें अफ्रीका में देखने को हमें मिलती हैं, ठीक उसी युगीन चट्टानें हमें भारत के प्रायद्वीपीय भाग में देखने को मिलती हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि दोनों का समय काल एक ही था और दोनों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम इसे फिट करें तो अफ्रीका के पूर्वी भाग और इंडिया के पश्चिमी भाग को अगर हम सटाएं तो एक जगह जाकर दोनों मिल जाते हैं। तो यह भी एक रीजन रहा है, इसे कहते हैं। बात करें यहाँ जो पठारी भाग है, हमने बताया कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला में इसके ऊपर से यहाँ चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, सिंध नदी बहती है। याद रखें, सिंधु नहीं, सिंध नदी ये है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बहती है। चूंकि इन नदियों के बीच में क्या है, एक डिविजन्स का काम करती है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, तो ये नदियां यहां से निकलकर ये उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे ये बहती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज बात करेंगे पठार्स में। पहले पठार्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो पठार्स है, आप हेडिंग डालेंगे, उसकी विशेषता भी लिखेंगे, वो है दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। जी हाँ, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। कैसे? इसे चार भागों में इसे देखेंगे। एक तो हम देखेंगे जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप। फिर हम देखेंगे इसी को दक्कन के पठार में कर्नाटक का पठार और तेलंगाना और रायलसीमा। क्या? तेलंगाना और रायलसीमा का पठार हम देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार क्या है?
यह क्या है, एक बैसाल्टिक लावा से निर्मित है। जो यह भाग हमें दिखाई दे रहा है, यह दक्कन का पठार है। यह एक बैसाल्टिक लावा से, विशेषता लिखेंगे दक्कन की पठार की, तो बैसाल्टिक लावा से निर्मित है। किससे? बैसाल्टिक लावा। तो बैसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। कब? क्रिटेशियस के मध्य में एक दरारी उद्भेदन के कारण, हमने बताया कि यहां बीच में क्या, नर्मदा नदी बहती है और ताप्ती नदी। तो उसी समय क्रिटेशियस काल में ही मध्य दरारी एक ज्वालामुखी उद्गार के कारण बहुत मात्रा में मैग्मा आकर ऊपर किसके, लावा के रूप में निक्षेपित हो जाता है और एक कठोर चट्टानों का निर्माण होता है। उन्हीं से इसकी उत्पत्ति होती है। बात करें, ये लावा का जो निक्षेप जमा हो रहा था वो कैसे हो रहा था? सीढ़ी नुमा हो रहा था। इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे, जो बैसाल्टिक लावा का जमाव हुआ, और बैसाल्टिक लावा का जमाव कैसे हुआ? सीढ़ी नुमा कहते हैं, इसीलिए ट्रैप कहते हैं इसे। ठीक है। फिर बात करें इसमें, इसके पश्चिम में देखते हैं, यहाँ जो पश्चिमी भाग है इसमें जो लावा की मोटाई थी वो अत्यधिक थी, जबकि इसके पूरब भाग में हम जाते हैं तो लावा की जो जमाव थे, जो परत थे, उसकी मोटाई में कमी देखने को हमें मिलती है। क्या? पश्चिम की जो मोटाई है वो लगभग 2000 मीटर हमें देखने को मिलती है, पश्चिम में सैकड़ों मीटर्स देखने को हमें मिलती है। फिर बात करते हैं और इसके, सामान्यतः यह क्या है, एक सपाट है, लेकिन कहीं कहीं पर यह उभरा हुआ पार्ट दिखाई हमें देता है। इसमें बहुत सारी पर्वत चोटियों का निर्माण भी हुआ है। पर्वत चोटियों के निर्माण का कारण क्या रहा? चूंकि ये पठारी क्षेत्र था और नदियां इसमें बहुत सारी घाटियों का निर्माण कर रही थी, और घाटियां निर्मित होने के कारण जो ऊंची ऊंची चोटियां बन गई उनको हम एक पर्वत चोटी के नाम से जानने लगे। जैसे महाराष्ट्र में ही हम जानते हैं कि अजंता और सतमाला की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। क्या? बालाघाट। तो ये पहाड़ियों का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये पहाड़ियां जो थी वो नदियों के द्वारा, नदी घाटी बना देने के कारण जो वो पठार था वो कई जगह से खंडित हो गया, तो एक चोटी का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। चूंकि इस पठार की उत्पत्ति लावा से हुई है। लावा यानी जब मैग्मा धरातल से, अंदर से जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा जब धरातल पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और जब अंदर रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी लावा के बाद में अपर्दन प्रक्रियाओं के कारण आसपास का जो एरिया था वो काली मिट्टी का क्या है, विस्तृत क्षेत्र हमें देखने को मिला। और ये दक्कन ट्रैप का जो सर्वाधिक विस्तार हमें देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। क्या? दक्कन ट्रैप का जो सर्वाधिक विस्तार है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम, देखिए किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को एक मिट्टी के नाम से और जानते हैं, याद रखें, इसके उपनाम पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक के साथ साथ, चूंकि जल धारण क्षमता अधिक होती है तो जब ये अधिक जल लेती है तो इसमें क्या होता है, इसके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु में इसमें जल की कमी होती है तो ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है।
तो दूर से हमें देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्वतः जुती हुई खेत की भांति हमें दिखाई देती है, तो स्वतः जुता हुई मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो इसके काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या स्वतः जुती हुई मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। इसका निर्माण लावा से हुआ है। चलिए इसके बाद अब दूसरा बात करेंगे। यही जो दूसरी पठार क्षेत्र है वो है कर्नाटक का पठार क्षेत्र। क्या? कर्नाटक पठार की बात करेंगे। कर्नाटक पठार क्या है? कर्नाटक पठार के पूर्व भाग में देखें तो कुछ भाग मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र क्यों है? क्योंकि कर्नाटक का जो पूर्वी भाग है वो मैदानी क्षेत्र है। कावेरी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसके पूर्वी भाग पर निक्षेप करती हैं, अवसाद का जमा करती हैं, उससे मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। जबकि पश्चिमी भाग आज भी ऊंचा है और पठारी रूप में हमें दिखाई देता है। चलिए पश्चिमी भाग में इनको हम कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं ये समझेंगे। पश्चिम भाग में मलनाड, क्या? मलनाड और बाबू बूदन की पहाड़ियां आपने सुना होगा। क्या? बाबू बूदन की पहाड़ियां। बाबू बूदन की पहाड़ियों की बात करें तो यह पहाड़ी बहुत विशेष है, क्योंकि कर्नाटक में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वो बाबू बूदन की पहाड़ियों से ही निकाले जाते हैं। उन्हीं पहाड़ियों के क्षेत्रों से ही हमें लौह अयस्क प्राप्त होते हैं और यह बाबू बूदन क्षेत्र लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक, इसके बाद कर्नाटक का पठार हो गया। ये दक्कन ट्रैप है, ये कर्नाटक का पठार है। इसके पूरब में हम यहां देखते हैं तो यहां हमें दिखाई देता है ये तेलंगाना का पठार। क्या? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार से एवं रायलसीमा दोनों की बात करें तो यह भी एक पठारी क्षेत्र हमें दिखाई देता है। चूंकि अभी भी यहाँ भी बहुत सारी नदियां हैं तो कुछ भाग पठारी है, कुछ भाग मैदानी क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये पठार हो गए। इसके बाद अब भारत में बात करेंगे पूरब में कौन कौन से पठार हमें दिखाई देते हैं। जो पूर्वी भारत के पठार हैं उसमें हम देखते हैं कि जो ये भाग है यहाँ पर हमें, यहाँ छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कौन सा? छत्तीसगढ़ में स्थित एक पठार है जिसका नाम है बघेल। क्या? बघेल। बघेलखंड क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नोट करें, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस प्रदेश को क्या कई भागों में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो प्रदेश है, यह जो क्षेत्र है बघेलखंड जो पठार है वह रायलगढ़ और सोनपुर पहाड़ियां इस पर स्थित हैं। सोनपुर और रामगढ़, सोनपुर एवं रामगढ़, ये पहाड़ियां यहां स्थित हैं। फिर बात करें गोंडवाना क्रम की संरचना होने के कारण यह पठारी क्षेत्र गोंडवाना क्रम के समय बना था। तो इसमें क्या है? बहुत सारे कोयले के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। वो कोयला क्षेत्र क्या है? जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है एक कोयला क्षेत्र जिसका नाम है सिंगरौली और दूधी। क्या? सिंगरौली और दूधी। नोट करें, सिंगरौली और दूधी ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो पहाड़ है वो छत्तीसगढ़ में दक्षिण भाग में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है दंडकारण्य। क्या? दंडकारण्य।
ये दंडकारण्य के जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ देखने को मिलता है, और दंडकारण्य के वन भी होते हैं। दंडकारण्य का अर्थ भी होता है कि वनीय क्षेत्र। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह पठार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, इसलिए इसे बस्तर पठार के नाम से भी हम जानते हैं। इसे बस्तर पठार के नाम से भी हम इसलिए इसे जानते हैं। यहाँ पर दो लौह अयस्क क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। बहुत फेमस दो लौह अयस्क क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से छत्तीसगढ़ के वो फेमस हैं? तो बैलाडीला और दूसरा जो है वो अबूझमाड़ पहाड़ियां। क्या? अबूझमाड़ पहाड़ियां, बैलाडीला और अबूझमाड़ पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से लौह अयस्क निकाला जाता है। ये लौह अयस्क समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बैलाडीला से ही लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, तांबा, कोयला के भी प्रचुर भंडार यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का जो ये पठार है, दंडकारण्य पठार, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके पूरब में बात करेंगे तो पूरब में यहाँ स्थित है एक पठार जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। क्या? छोटा नागपुर पठार। और यह छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। हालांकि इसका कुछ क्षेत्र बिहार के दक्षिण बिहार क्षेत्र है, वहां भी देखने को हमें मिलता है। छोटा नागपुर पठार से ही बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर राजमहल देखने को मिलता है। इसी छोटा नागपुर पठार का विस्तार हमें यहाँ एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है, मेघालय की कैपिटल शिलांग आप लोग जानते होंगे। तो शिलांग पठार के नाम से यहाँ पर मेघालय में पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। चूंकि यह इसके ही समकालीन दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और अलग एक दरारी उद्भेदन के कारण हुए हैं। बाद में नदियों के अवसाद द्वारा, चूंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ले जाकर बहुत सारे अवसाद उसके गैप में भर देती हैं, उस गैप को कहते हैं मालदा गैप। क्या? मालदा गैप। तो मालदा गैप से पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार शिलांग पठार से किस तरह से अलग हुआ, या शिलांग पठार छोटा नागपुर पठार से कौन से गैप से अलग होता है? तो वो मालदा गैप से अलग होता है। गैप को भ्रंश भी कहते हैं। तो मालदा भ्रंश हुआ जिसके कारण इसका अलगाव हो गया है। इतनी विशेषता आपको समझ में आई होंगी। छोटा नागपुर पठार भी, चूंकि इस पठार का निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर भी बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। बहुत सारे धातु पाए जाते हैं। कौन कौन से धातु? जैसे ये लोहा क्षेत्र है और कोयला क्षेत्र माना जाता है। कोयले के लिए यहाँ विशाल भंडार हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि झरिया झारखंड में स्थित है, वो यही है। और वह झरिया लोहा झरिया कोयले के लिए बहुत फेमस है। टाटा जमशेदपुर लौह इस्पात जो यहाँ है स्थित है। इसके बाद बात करें, यह क्षेत्र धात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हमें है। अभ्रक भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे खनिज इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश को यह प्रदेश है, इस प्रदेश को रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। रूर प्रदेश क्यों? क्योंकि जो यहाँ नदियां हैं वो नदियों से कोयले का आवागमन होता है और कोयले के जो डस्ट हैं पूरे एरियाज में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल बंजर एरिया हमें दिखाई देता है। तो रूर प्रदेश होता है। कैसा? रूर प्रदेश यहाँ पर होता है। और दामोदर को जीवाश्म रिवर्स कहते हैं। दामोदर नदी को जीवाश्म रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। वो यहीं से
जुड़ी हुई है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है जिस पे टाटा जमशेदपुर कारखाना स्थित है। याद रखिए, तो ये छोटा नागपुर पठार इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिलांग पठार जो इससे अलग होता है वो मालदा गैर से अलग होता है, ठीक है। और पूरब में जो सबसे ऊंचा जो पठार है वो शिलांग का पठार सी है। जो पूर्वी भारत का जो पठार है वो सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो वो शिलांग का पठार है। इतनी सारी बातें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं मध्य भारत में कुछ पठारी क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं जो मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है? उसमें मेवाड़ पठार, जो इधर हमने देखे थे, यहाँ पर हमें अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाई दी थी। क्या अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर दिल्ली के रॉयल हिल स्टेशन तक हमें दिखाई देती है। इसके जो है पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर स्थित है, क्या राजस्थान में है मेवाड़ पठार। क्या राजस्थान में है मेवाड़ पठार। यहाँ से ही बनास नदी बहती है। इस पठारी क्षेत्र में ही बनास नदी बहती है। कौन सी नदी? यह है मेवाड़ पठार। याद रखें, मेवाड़ पठार। और मेवाड़ पठार में एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी। क्या? बनास नदी। इसके बाद हम देखते हैं मालवा का पठार। क्या? मालवा का पठार। जो ये क्षेत्र है, अभी हमने बताया कि ये क्षेत्र के बाद इसके ऊपर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और मध्य प्रदेश में है कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार। यह पठार भी, इस पठार का निर्माण भी कहाँ है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जैसे झांसी हो गया, ललितपुर क्षेत्र हो गया, महोबा का जो क्षेत्र हो गया, वो मालवा का पठार ही, कहीं ना कहीं मालवा का पठार का भाग हमें पता चलता है कि वो मालवा का पठार है। इस पठार का निर्माण भी बैसाल्टिक लावा से हुआ है और बैसाल्टिक लावा से निर्मित होने के कारण यह पठार पर भी, जो इस पठार है मालवा का पठार है, इस पठार पर भी हमें काली मिट्टी दिखाई देती है। काली मिट्टी के निक्षेप देखने को मिलते हैं। यह आकार में लगभग कैसा है? त्रिकोणीय है। यह आकार में लगभग त्रिकोणीय है, यानी हम कह सकते हैं इसका जो विस्तार है उत्तर में ज्यादा और दक्षिण में कम है। अब बात करें इसके थोड़े से ऊपर चलते हैं तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यह क्षेत्र यहाँ से ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ बुंदेलखंड देखने को मिलता है। क्या? बुंदेलखंड। अभी इसके पूरब में हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था बघेलखंड। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, क्या बुंदेलखंड का पठार है, वह भी उसका विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता था। क्या? बघेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में और मालवा प्रदेश के उत्तर में हमें देखने को मिलता है। जो मालवा पठार से उसके उत्तर में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां, जैसे चंबल। कौन सी नदी? एक विशेष नदी चंबल। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। उन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को काट काट के बहुत बीहड़ बना दिया गया है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन। कौन सी अपर्दन? अवनलिका अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र होती है और अवनलिका अपर्दन प्रक्रिया के कारण बहुत गहरे गहरे गड्ढे, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी चंबल में चंबल घाटी का भी निर्माण हुआ है। तो यह क्षेत्र कैसा है? बहुत बीहड़ है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढ होते हैं। इन चट्टानों का भी निर्माण बहुत प्राचीन काल में हुआ था। इसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की विशेषता हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट विशेषता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पठार की बात करते हैं। यही एक पठार स्थित है जिसका नाम है बीच में यहाँ स्थित है। उस पठार का नाम है सतना पठार। सतना या रीवा,
सतना या रीवा पठार। सतना और रीवा पठार की विशेषता क्या है? चूंकि सतना के पास में ही आपने सुना होगा कटनी, मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है कटनी। तो कटनी के पास से जो हमें संगमरमर के पत्थर दिखाई देते हैं, क्या है? चूना जनित पत्थर, संगमरमर के पत्थर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सतना का क्षेत्र है यह चूना पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इन चूना पत्थरों के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। क्या? सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। यह जब इस पठार का निर्माण हुआ था तो अत्यधिक ऊंचा था। बाद में अनुच्छादन प्रक्रिया के कारण यह पठार धीरे धीरे क्या हुआ? अनुच्छादन प्रक्रिया के कारण इसकी ऊंचाई में कमी आती गई। इसके बाद बात करेंगे हम गुजरात में एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है काठियावाड़ा पठार। कौन सा? काठियावाड़ा पठार। और काठियावाड़ा पठार के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है जिसे गिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और गिरी पहाड़ी बहुत फेमस है। गिरी पहाड़ी बहुत फेमस है। वह फेमस क्यों है? क्योंकि एशियाई शेर जो पाए जाते हैं, एशियाई शेरों के लिए सबसे उपयुक्त जगह जो मानी जाती है वो गिरी का क्षेत्र ही माना जाता है। गिरी के पहाड़ी क्षेत्रों पर ही माना जाता है। और गिरी एक क्या है? गिरी एक अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है गिरी। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। चलिए, यहाँ पर भी चूंकि काठियावाड़ा पठार का निर्माण भी क्रिटेशियस काल में हुआ तो लावा के निक्षेप यहाँ तक भी देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी की बात हम कर रहे थे तो सर्वाधिक काली मिट्टी हमें महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और क्षेत्र हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं इन्हें समझने का प्रयास थोड़ा सा और करेंगे। देखिए, बहुत सारी हमने बताई थी कल, बहुत सारी पहाड़ियों के नाम बताए थे, उनके क्रम बताए थे, उसमें हमने क्या क्या चर्चा की थी बस आप सुन लेंगे। जैसे जावदी, सेवराय, पंचमलाई और अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां, ये दक्षिण भारत में हम देखने को हमें मिलती थी। इसमें ऊंची चोटी की बात हम करें, हम डोडा बेटा देखे थे। क्या? डोडा बेटा देखे थे और अन्नाई मुदी हमने देखा था। तो ये सब हैं। सबसे दक्षिण में एक चोटी, सबसे दक्षिण में जो भाग है कन्याकुमारी में स्थित है, उसका नाम है केप कमोरिन। याद रखें, जो सबसे दक्षिण में जो भाग है वह है केप कमोरिन। तो इस तरह से ये पूरा जो क्षेत्र था पठारी क्षेत्र, हमने उसके विषय में चर्चा की। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, उस पर हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।